अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के मुज़ाकरात हर गुजरते लम्हे के साथ बहुत सी तब्दीलियाँ लेकर आ रहे हैं। जहाँ एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में अली ज़फ़र साहब का कहना है कि मुज़ाकराती कमेटी के पास असल में मैंडेट मौजूद नहीं है, असल फैसले का इख्तियार खान साहब को ही है। उससे ये बहस भी छिड़ गई है कि आया वो तमाम लोग जो कि मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा हैं, क्या वो किसी भी किस्म की फ़ैसला साजी में कोई अहम किरदार अदा कर सकते हैं। फिर ये कि जो मुलाकातों के हवाले से यकीन दहानी हुकूमत ने करवाई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उसके बाद ये लग रहा है कि यकीनन बानी चेयरमैन को भी ऑन बोर्ड लेने की इस वक्त की हुकूमत की कोशिशें हैं। क्या ये तमाम जो कार्रवाइयाँ हैं ये फैसिलिटेट करेगी इन मुज़ाकरात को जो कि हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान हो रहे हैं एक ऐसे माहौल में जब दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान भी कुछ ऐसी डिमांड्स के ऊपर मुज़ाकरात चल रहे हैं जो कि उनकी अव्वलीन तरजीहात थी उस वक्त जबकि इंतखाबात मुनक़िद किए गए थे। यकीनन इस वक्त एक बड़ा चैलेंज अपोजिशन को साथ लेकर चलना है, लेकिन किस हद तक इसमें कामयाबी होगी, क्योंकि ख़ास तौर पर 9 मई के जिन मुल्ज़मान को मिलिट्री ट्रायल के बाद सज़ाएँ मिली हैं उसके बाद एक बैनुल-अक़वामी प्रेशर पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर बनता हुआ नज़र आता है। ख़ास तौर पर हालिया होने वाली पाबंदियों के बाद तो एक ऐसे माहौल में ये मुज़ाकरात होना जब बैनुल-अक़वामी दबाव भी मौजूद है और ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर भी केसेस का दबाव मौजूद है। तो इसी पूरी सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे। बात कर सिर्फ ये कि अपोजिशन की तरफ से जो मुज़ाकराती कमेटी है उसके रुकन भी हैं, सरबरा भी हैं। मुत्तहिदा वहदत मुस्लिमीन के सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अल्लामा साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। सर पहले तो ये फरमाइएगा कि कल एक बड़ी उम्मीद पैदा हुई है जब हुकूमत और अपोजिशन दोनों बैठे हैं और आवाम ने भी सुख का सांस लिया है, लेकिन बज़ाहिर पहली नशिस्त में बहुत ज़्यादा कुछ तबक़ात नहीं सामने आ सकी। बज़ाहिर लग रहा था कि TORs के ऊपर ही बात हुई है, लेकिन आपको लगता है कि ये मामला कुछ आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, दोनों जानिब से अब कोशिश हो रही है, या आपको लगता है कि खुले दिल से मुज़ाहरा नहीं हो पा रहा है दोनों तरफ से? आपने खुद क्या महसूस किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो मुज़ाकराती कमेटी बनी है पहले इमरान खान साहब ने बनाई है, यानी उन्होंने समझा है और वाक़ई दुरुस्त समझा है कि पाकिस्तान तबाही और बर्बादी की दलदल में धंसता चला जा रहा है, सिस्टम फेलियर का शिकार है, अमन व अमान नहीं है, माशी बहरान है, सियासी बहरान है, और बिलखुसूस 26 सितंबर को जो हो गया। देखिए जो सिलसिला चलता है 8 फरवरी से चलते 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 पहले रजीम चेंज एपिसोड है, तो हुआ ये कि गलती सबसे बड़ी स्ट्रेटजी गलती हुई है कि फेलियर को रीइंफोर्स किया गया। जो स्ट्रेटजिस्ट हैं वो कहते हैं कि फेलियर को रीइंफोर्स नहीं करना चाहिए कभी भी, ये नाकामी होती है और नाकामी सामने आ गई है। अब खान साहब ने मौका दिया है कि पाकिस्तान ये बहुबल वतनी है उनकी, पाकिस्तान इस मुश्किल से निकले, पाकिस्तान के अवाम इस मुश्किल से निकले, उन्होंने कमेटी बनाई है, खान साहब ने कमेटी बनाई है, उन्होंने बतलाया कि ये कमेटी है, मुज़ाकरात उन्होंने कहा शुरू करने चाहिए, बात करनी चाहिए। लेकिन ये था कि और हुकूमत की तरफ से भी कमेटी बन गई और इसको जो हेड कर रहे हैं वो पार्लियामेंट के स्पीकर हैं और जमहूरी कुव्वतें उसके अंदर मौजूद हैं। अल्लामा साहब माज़रत मैं आपकी बात काट रही हूँ सर। आपने माहौल तो बिल्कुल आपने सही निशानदेही की है इस बात की कि इस वक्त ज़रूरत थी मुज़ाकरात होने की, लेकिन अब सर एक मसला ये है कि एक इबहम पैदा हो गया है, मुज़ाकरात अभी पूरे शुरू नहीं हुए। अली ज़फ़र साहब फरमा रहे हैं कि कमेटी के पास मैंडेट नहीं है किसी भी किस्म के फ़ैसले का, तो अब क्या खान साहब को बार बार रोज़ की बुनियाद पर या उनको ऑन बोर्ड लिया जाएगा? फिर कमेटी फिर क्या किस तरह बात करेगी जब उनके पास किसी किस्म का इख्तियार नहीं होगा? देखिए खान साहब पाकिस्तान में ही रहते हैं, रावलपिंडी में हैं, जेल में हैं, उनसे बातचीत होनी चाहिए। देखें वो कमेटी उन्होंने बनाई है। अब देखिए वो पहले भी बात एक दफ़ा हो चुकी है कि अगर बिलावल भुट्टो से उनकी पार्टी के लोगों को ना मिलने दें तो वो स्ट्रेटजिक फैसले कर लेंगे लीडरशिप से काट के रख के, या था अपनी मुस्लिम लीग नून को देख लें कि उनकी अगर नवाज शरीफ साहब से उनको अलग थलग कर दिया जाए, मिलने ना दिए, तो क्या वो स्ट्रेटजिक फैसले कर सकेंगे? इमरान खान के साथ मुसलसल मुलाकातें होनी चाहिए। अगर मुलाकात होगी तो फिर मेरे ख्याल में फ़ायदा होगा और चीज़ें ठीक हो जाएंगी। इमरान खान साहब को काट के डिटैच रख के मिलने ना दिए जाए, बात ना करने दिए, तो मेरे ख्याल में नहीं, और हुकूमत को भी इस बात का पता है और मेरे ख्याल में वो ज़रूर फैसिलिटेट करेंगे और मुहैया करेंगे, मुलाकात के वसाइल देंगे और मिलेंगे और खान साहब से मिल के बात करना, उनको बाहर की भी सूरत हाल बताएंगे, सूरत हाल क्या है चीज़ों से, उनसे भी सुनेंगे, हुकूमती मौक़िफ़ भी बतलाएंगे और इसी तरह से चीज़ें चलेंगी ना। और इस दौरान हुकूमत को भी CBMs हुकूमत की तरफ से ज़रूरी हैं। जो लोग इस वक्त सियासी कैदी जेलों में हैं और पाकिस्तान के अंदर कितने हज़ारों जवान सियासी कैदी मौजूद हैं, हुकूमत को भी मेरे ख्याल में CBMs जो है ना उनका
कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में ये लेने चाहिए, और ताकि ग्राउंड जो है ना अवाम का भी एतमाद हो। देखें, अवाम के एतमाद के बगैर, अवाम जो पब्लिक ओपिनियन है उसकी सपोर्ट के बगैर बड़े काम नहीं कर सकते आप लोग। अच्छा, लिहाजा आवाम को भी एतमाद होगा, वो देखेंगे अच्छी अच्छी ये मिट्टे अपना मतलब मुज़ाकरात की शुरुआत भी अच्छी चीज़ है, और फिर जो CBMs होंगे वो भी आवाम के ऊपर पॉजिटिव असर डालेंगे। बिल्कुल। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि अब यकीनन चले ये तो एक अच्छी शुरुआत है, ये फरमाइएगा कि अब उमर अयूब साहब ने क्यों कहा ऐसा कि PTI कि जो मुज़ाकरात करने का जो ये इक़दाम है ये बेसिकली हुकूमत से हम मजबूरी में मुज़ाकरात कर रहे हैं? मतलब किस चीज़ की मजबूरी है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एक अपना वोट बैंक है, पाकिस्तान की मजबूरी है, पाकिस्तान की मजबूरी है, पाकिस्तान को बचाने की मजबूरी है। अच्छा। अगर अपने जाती मसाइल होते तो शायद लोग ना करते, इस वतन को बचाने की मजबूरी है, पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी बिलाना ये मजबूरी है। सही सही। अच्छा, अब लेकिन अब सर जो शराइत हैं, मेरा ख्याल है कि ये भी अब कुछ फाइनलाइज होने के करीब है, जो मोटी मोटी के जुडिशल कमीशन का क़याम होना चाहिए, और जो मैंडेट है उसकी वापसी होनी चाहिए, और खान साहब समेत तमाम सियासी कैदियों की रिहाई। इसमें किसी एक आध चीज़ के ऊपर कोई बातचीत हो सकती है, या आपके ख्याल में ये बिल्कुल अपनी जगह रिजिड डिमांड्स हैं जिस पे PTI नहीं हटेगी? जी जी, कुल्ली बातें हुई हैं। देखिए, हमारी कमेटी भी कंप्लीट नहीं थी, कुल्ली बातें हुई हैं। हमारी खान साहब से मुलाकात ही नहीं हुई है जी। पहले 1-2 दफ़ा कोशिश की गई तो मुलाकात नहीं करेगी, या पकड़ लिया गया लोगों को ना, तो थाने बंद कर दिया गया। मुलाकात तो करने दें ना, उनसे बातचीत तो करने दें। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप हुकूमत की तरफ से फैसिलिटेट किया जाएगा, बातचीत होगी। ये हमारा प्यारा वतन है, सब का वतन है। देखें, इसको खूबसूरत बनाना हम सब की जिम्मेदारी है। तो और वो बेहतरीन तरीक़ाकार का कि आइन की सुप्रीमेसी हो, कानून की अमलदारी हो। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि अब गवर्नमेंट बड़ी हद तक आप लोगों को मदद तो फराम कर रही है कि खान साहब से मुलाकात कर सकें। कल कमेटी को भी इजाज़त दे दी गई है कि वो खान साहब से मिल लें। आज बैरिस्टर गौहर साहब भी मिले, उन्होंने भी एक मुख्तसर गुफ्तगू की कि खान साहब ने एक लिमिटेड टाइम फ्रेम रखने की बात की है जो मुज़ाकरात और डिमांड्स हैं उनके ऊपर। तो अंदाज़न वो क्या टाइम फ्रेम हो सकता है, कुछ आप बता सकेंगे? क्योंकि अगला जनवरी का जो महीना है इसमें बहुत सी डेवलपमेंट्स कानूनी भी हैं। जी सर। मैं तखमीने अंदाजे लगाने वाला बंदा नहीं हूँ। हमारी जब मुलाकात होगी, हम खान साहब से मिलेंगे, बराह रास्त उनसे मैं सुनूंगा। देखें, वहाँ पर एक एनवायरनमेंट होती है, बाज़ औक़ात वो कोर्ट में आते हैं, वहाँ बात कर रहे होते हैं, वहाँ बैठेंगे इंशाल्लाह उनके पास, उनको पाकिस्तान की सूरत हाल जो है वो भी बता देंगे, उनकी बातें भी सुनेंगे, और फिर जो भी वो कहेंगे उसके मुताबिक फिर ये कमेटी आगे बढ़ेगी। दुरुस्त। अच्छा, ये फरमाइएगा सर कि हुकूमत की जब मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए थे तो हुकूमत ने कहा था, और ख़ुद PTI की तरफ से भी कहा जा रहा था कि हुकूमत की संजीदगी भी देखी जाएगी। जो पहली सिटिंग हुई है उसमें लगता है आपको कि हुकूमत भी अब संजीदा तरीके से बातचीत कर रही है? क्योंकि पहले तो PTI और आप तमाम जमातें नहीं चाह रहे थे, एस्टैब्लिशमेंट को प्रेफर किया जा रहा था। जी सर। देखें, ये खुशाइंद है कि मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं, बातचीत शुरू हो गई है ना। अब आगे स्टेप बाई स्टेप देखेंगे। अभी अंदाजे लगा के बातें करना मेरे ख्याल में इतना फ्रूटफुल नहीं होगा कि, लेकिन मुनासिब माहौल था, ऐसा नहीं कि उनकी तरफ से वेलकम किया गया, जो कहा गया हमें मुलाकात कराई जाए, उनका मुलाकात कराएंगे। CBMs की बात की गई, उन्होंने कहा ठीक है, इसको पूरी हम देखते हैं। तो मेरे ख्याल में पहले एक 1.5 घंटे की मुलाकात के बाद से नताइज निकालना, और फिर पाकिस्तान का अजीब अलमिया बन चुका हुआ है, और हर कोई फिर अपनी बात करता है। मेरे ख्याल में इसमें सब्र चाहिए। जो मुज़ाकराती कमेटी के लोग हैं, इनमें भी बहुत सब्र की ज़रूरत है, तहम्मुल की ज़रूरत है, और आवाम के साथ सच बोला जाए, सदाकत के साथ उनके साथ तल्लक़ किया जाए, तो वो भी यकीन कर लेंगे, क्योंकि सच्चाई बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है चीज़ों को आगे ले जाने के लिए। तो डिफरेंसेस हैं, तबदुल मशरकैन है, इतना फासला है, लेकिन जब दरमियानी रास्ता निकालना है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, सब्र के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। अच्छा, आखिर में से बस ये फरमा दीजिएगा कि हमने देखा है कि जो 9 मई के मुल्ज़िमान को जो मिलिट्री कोर्ट से ट्रायल हुआ और सज़ाएं हुई हैं, उसके ऊपर इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से दबाव आ रहा है, पहले यूरोपीय यूनियन, फिर अमेरिका, बरतानिया। लेकिन आपके ख्याल में जिस तरह वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, तो आपको लगता है कि ये दुरुस्त इक़दाम है कि बैनुल अक़वामी बरादरी पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में इंटरफेयर कर रही है? देखें, ये खुद फरमाया करते थे कि हम बेगर्स हैं, हम चूज़र नहीं हैं, हम वेंटिलेटर पर हैं, अमेरिका के बगैर तो हम सांस नहीं ले सकते। अब खुद सोचे ना, मुल्क को कहाँ पहुँचाया इन्होंने। पाकिस्तान एक सॉवरेन कंट्री है, काश किसी की जुर्रत न होती और हम ऐसा काम ना करते। लोग तो मर रहे थे, चीख रहे थे, कोई नहीं सुन रहा था, और ये सारी दुनिया मौजूद थी, सारी दुनिया मौजूद थी। मेरे ख्याल में काश पाकिस्तान
अपने आप को एक सॉवरेन कंट्री बनाता, हम दूसरों की जंगों का हिस्सा ना बनते, दूसरों के सामने अपने आप को बिल्कुल क्या हो सके अपनी कमज़ोरियाँ ना रख देते, अपने अवाम पर एतमाद करते, अवाम के अंदर जड़ें रखने वाली हुकूमतें होती, 25-26 करोड़ अवाम के अंदर जड़ें रखने वाली हुकूमत और स्ट्रेटजिकली अहम जगह पर वाक़ पाकिस्तान इंतहाई ताकतवर। अफसोस यह है कि आप मुझे बतलाएं इतना कमज़ोर किसने किया है? कमज़ोर लोगों ने कमज़ोर किया ना, जिन विजनरी नहीं है, फ्यूचर का नहीं देखते हैं, पाकिस्तान के हवाले से नहीं देखते, बल्कि पाकिस्तान कमज़ोर होता चला गया और बाकी सारे लोग मालदार होते चले गए। वो बहुत ज़्यादा है, कारखाने बनते, पता नहीं क्या कुछ नहीं बना, लेकिन पाकिस्तान के जो PIA ख़त्म, स्टील मिल ख़त्म, से सरकारी हुकूमती इदारे थे वो सारे बैठते चले गए और हुक्मरानों की अपनी चीज़ें बड़ी चलती चली गई। पाकिस्तान कमज़ोर किया गया है और बाज़ औक़ात इंसान को शक होता है इंटेंशनली हुआ है, शायद प्लान था पाकिस्तान को कमज़ोर करना। यकीन कर लें, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारा वतन जो हर लिहाज से बेहतरीन है, इसके अंदर बड़ा पोटेंशियल है, इसके जवान बेहतरीन है, इसके किसान बेहतरीन, मजदूर बेहतरीन, इसके डॉक्टर दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हैं, इसके इंजीनियर दुनिया के बेहतरीन इंजीनियर्स हैं। इसके लिहाजा पाकिस्तान के अंदर बड़ा पोटेंशियल है। पाकिस्तान के बेटे, पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के ताजिर, पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान को चला सकते हैं, बुरान से निकाल सकते हैं, शर्त यह कि उन पर एतमाद किया जाए, उनको रोल दिया जाए। ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, सरबरा मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी के रुकन हमारे साथ मौजूद थे। एक मुख्तसर वक्फा और उसके बाद जहाँ पाकिस्तान के सियासी मसाइल का जिक्र किया, वहीं पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर कुछ आलमी दबाव के भी ज़ेर असर आ रहा है। इसके ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जहां एक तरफ हम देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात आहिस्ता आहिस्ता सही लेकिन बढ़ तो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ एक नशिस्त के बाद ही ऐसे बयानात PTI की तरफ से आ रहे हैं जिससे लगता यह है कि शायद वो मुज़ाकराती कमेटी जो कि मुज़ाकरात करने हुकूमत के सामने बैठी ज़रूर है, लेकिन उसके पास वो मैंडेट या पावर्स मौजूद नहीं है। लेकिन आने वाले दिनों में यकीनन ये वाज़ेह हो जाएगा कि आया बानी PTI चेयरमैन ने उस मैंडेट को वाकई उस कमेटी के अरकान को नामजद किया है या फिर नहीं। लेकिन दूसरी तरफ एक और अहम डेवलपमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून के हवाले से भी है, जिनके मुज़ाकरात आज भी हुए। तकरीबन 10वीं मरतबा है कि ये दोनों बड़ी पार्टियाँ बैठी ज़रूर हैं मुज़ाकरात करने उस 25 नुकाती एजेंडे के ऊपर, जो कि मेरा ख्याल है कि इलेक्शन के वक्त तय किया गया था, लेकिन उस पर कई स्टेजेस के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने उन चीज़ों से इनहराफ किया जो कमिटमेंट्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से किए गए थे। और हम मुश्किल वक्त में कोशिश की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कि इस हुकूमत को सपोर्ट भी करें, ख़ास तौर पर 26वीं आईनी तरमीम के मौके पर। लेकिन लग ये रहा है कि शायद बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो पंजाब की सतह के ऊपर मुस्लिम लीग नून के लिए एक्सेप्टेबल नहीं हो सकती हैं। इस पर क्या इस बड़ी जमात का लाहे अमल होगा? और यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन मुज़ाकरात में भी जो कि अपोजिशन से हो रहे हैं एक अहम रोल प्ले कर सकती है। इस पूरे सियासी सिनेरियो के ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, सीनियर सूबाई वजीर भी हैं, शर्जील इनाम मेमन साहब मेरे साथ इस सेगमेंट में मौजूद हैं। शर्जील साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। सर, ये फरमाइएगा कि पहले तो मैं आपसे पीपल्स पार्टी के हवाले से जानना चाहूँगी कि आज तकरीबन 10वीं मरतबा हुकूमत और पीपल्स पार्टी बैठे आपस में बात करने के लिए, लेकिन वो असल मसाइल क्या हैं जिसकी वजह से कमिटमेंट के बावजूद भी नून लीग पीपल्स पार्टी की उन तयशुदा शराइत को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, उन पर अमल नहीं कर पा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जी सना साहिबा। देखें जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने पहले ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पे कही है कि जी हमारे जितने भी ग्रीवेंसेस हैं कोई ज़ाती नौयत के नहीं हैं, वो सारे ग्रीवेंसेस जो हैं वो पब्लिक से रिलेटेड हैं, लोगों के जायज़ इशू हैं, लोगों के प्रॉब्लम्स हैं, जिस पे हमारी जब हुकूमत बना रही थी PMLN तो हमने कहा कि जी हम आपके साथ हुकूमत में शामिल नहीं हो सकते, लेकिन जो हमारे ऐसी PSDP अगर आपने बनानी है, कोई पब्लिक के लिए जो भी पॉलिसीज़ बनानी है, जो आपने बजट बनाने हैं, उसमें आपने, क्योंकि हम लोग जेन्युइनली लोगों का वोट लेकर असम्बली में पहुँचे हैं, तो हम पे उन लोगों का बोझ है कि जी हम उनकी जो रिजर्वेशंस हैं उनको दूर करें या उनके जो भी जायज़ मुतालबात हैं या जो उनके राइट्स हैं उनको हम प्रोवाइड करवाएं। तो ज़रा हम पे हमारे कॉन्स्टिट्यूंट्स का भी प्रेशर है, तो अपने कॉन्स्टिट्यूंट्स के उस प्रेशर को देखते हुए सब चीज़ें हमने उनसे कुछ चीज़ें कही थी जो उन्होंने हामी भरी थी, वो पूरी नहीं हुई। उसकी वजह से ही पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने वो शिकायत का इज़हार किया और अब उस शिकायत के बाद कल भी आपने देखा कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उनकी ज्वाइंटली उन कमेटी के साथ मीटिंग्स हुई हैं, फॉलोअप मीटिंग्स हो रही हैं। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट और हम चाहते हैं कि जी चीज़ें बेहतर तरीके से आगे चलें
और हम हुकूमत को ना खुदा न खासा ब्लैकमेल करना चाहते हैं, ना ही हम हुकूमत पे कोई प्रेशर डालना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स का जो हक है, जो हमारे लोगों का की जो जायज़ मसाइल हैं, वो हल। दुरुस्त। अच्छा, लेकिन मेमन साहब ये बताएगा कि अब जिस तरीके से बात हो रही थी कि JUIF से एक कमिटमेंट था बिलावल भुट्टो साहब का मदारिस बिल के ऊपर, लेकिन उसमें भी हुकूमत अब FATF का जवाब बना रही है और उस बिल के ऊपर ऑब्वियसली बिलावल साहब भी खुद परेशान हैं क्योंकि मौलाना साहब से उन्होंने इटसेल्फ इसके ऊपर बड़ा काम किया था, एफर्ट किया था, लेकिन अब वो पोजीशन भी अभी वेग है। और दूसरा ये फरमाइएगा कि पंजाब में कुछ पीपल्स पार्टी की अवलिन डिमांड्स थी, जनूबी पंजाब के हवाले से फिर कुछ पीपल्स पार्टी के लोगों को कैबिनेट के अंदर अकोमोडेट किया जाना था, उसमें भी और ख़ास तौर पर फंड्स की फराहमी में। इसमें क्या आपको लगता है कि पंजाब हुकूमत भी रुकावट बन रही है अदर देन वफाकी हुकूमत? देखिए, एक चीज़ मैं आपको वाज़ेह कर लूँ कि पंजाब में जो है उसको भी एटीट्यूड के प्रॉब्लम है, और मैं समझता हूँ कि फेडरल से शायद एटीट्यूड की प्रॉब्लम कम होंगी लेकिन पंजाब से ज़्यादा होंगे, और वहाँ पे मतलब एक इनसिक्योरिटी फील करना वो मुनासिब नहीं है। हम चाहते हैं कि जी चाहे पंजाब की हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो, अगर हमारी कोई नाजायज़ बात है तो बर्राए मेहरबानी कबूल ना करें, लेकिन अगर हम पब्लिक से रिलेटेड कह रहे हैं या हम कोई गवर्नेंस की बेहतरी के लिए कोई चीज़ कह रहे हैं तो बराए मेहरबानी उसको एड्रेस किया जाए। और हमें हमें हमारी लड़ाई नहीं है, हमारा झगड़ा नहीं है। हम कहते हैं कि जी हम आपसे बस इल्तिजा करते हैं कि जो हमारे लोगों के हक हैं और जिसके लिए आपने हमसे कमिटमेंट है वो पूरी करें। जहाँ तक मदारिस के बिल की बात है, मदारिस के बिल पे भी फैसला करना है, ड्राइविंग सीट पे फेडरल गवर्नमेंट बैठी हुई है, उन्होंने करना है, और ज़ाहिर है अगर FATF के इशू हैं तो सीरियस इशू है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। और अगर हम ज़ाहिर सबसे पहले तो मुल्क है ना, कि हमें मुल्क को देखना है, मुल्क में कौन कौन से चैलेंजेस इस वक्त हमारे पास हैं। हमें इस वक्त ज़ाती सबको, मैं किसी को एक को टारगेट नहीं कर, सबको अपनी ज़ाती अना छोड़कर आगे चलना होगा, चाहे मैं हो चाहे हमारी पार्टी हो। हमें सबने इस वक्त इस तरह के कलेक्टिव डिसीजंस लेने होंगे जिससे हम सबसे पहले तो अपने स्टेट को प्रोटेक्ट करें और स्टेट को प्रोटेक्ट करें, अपने नेशन को प्रोटेक्ट करें, और उसमें जो भी ज़्यादा जॉइंट चैलेंजेस हैं उसको हमें सबने मिलकर जो है उसको वो फेस करना है। अच्छा, लेकिन अब शजील साहब आप तो पॉजिटिव अप्रोच के साथ और आपकी पार्टी भी पॉजिटिव अप्रोच के साथ बढ़ रही है, लेकिन अगर दूसरी तरफ हम एक और अहम मसला देखें जो हुकूमत को दरपेश है वो है PTI से मुज़ाकरात। आज भी आपका स्टेटमेंट खबरों में रहा कि जिस तरह आरिफ अलवी साहब गुफ्तगू कर रहे थे कि खान साहब बस चंद ही दिनों की बात है, बाहर आने वाले हैं, उनको कोई ताकत रोक नहीं सकती। तो आपने एक तो ये भी इशारा किया कि अलवी साहब चाहते हैं कि वो जेल में ही रहे बानी चेयरमैन। एक तो आपको ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि कई लोगों की राय है कि PTI में बहुत से लोग नहीं चाहते खान साहब बाहर आएँ। दूसरा, इन मुज़ाकरात से कितनी कोई उम्मीद पीपल्स पार्टी ने वाबस्ता की हुई है? देखिए सना, पहली बात ये कि पीपल्स पार्टी तो हमेशा चाहती है कि मुज़ाकरात हो, हर पार्टी से मुज़ाकरात हो, हम डायलॉग पे यकीन रखते हैं, और दुनिया में कोई भी बड़े से बड़ा कॉन्फ्लिक्ट उठा लें, जब तक मुज़ाकरात नहीं होंगे तब तक हल नहीं होता। तो मुज़ाकरात वाहिद हल है, और अगर ये हुकूमत के ऊपर तो इस वक्त कम जिम्मेदारी है, लेकिन इस वक्त PTI के ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि हमेशा जब भी मुज़ाकरात के लिए बात आगे की गई, हाथ बढ़ाया गया, तो PTI की तरफ से बड़ा रूड बिहेवियर था। शुरू में तो इमरान खान साहब कहते थे कि मुझे किसी करप्ट पॉलिटिकल पार्टी से मुझे बात नहीं करनी। फिर इमरान खान साहब जो है वो फरमाते थे कि जो है हमें उन लोगों से बात करनी जिनके पास पावर हो, हमें पॉलिटिकल पार्टी से बात नहीं करनी। फिर कहा था जी हम हुकूमत से बात नहीं करनी। तो वो एक ईगो इशू जो है वो चल रहा है, और अब अगर फाइनली कुफर टूटा तो हम कहते हैं जी कोई बात नहीं, आप मुज़ाकरात होने चाहिए। मैं पर्सनली कहता हूँ कि पूरी पार्टी हम चाहते हैं मुज़ाकरात हो, हर पॉलिटिकल पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड हो, सबसे आगे बातचीत हो, लेकिन मुज़ाकरात के साथ ये भी नहीं हो सकता कि आप मुज़ाकरात करें और साथ में इनको आप फ्री हैंड दे दें कि 9 मई जैसे वाक़यात करते रहें, ये फिर आप बोलते रहें, फिर इनके चीफ मिनिस्टर कहें जी हमारे पास हथियार भी हैं, पैसे भी हैं, हम इसको मार देंगे, हम उसको काट देंगे। अब जहाँ तक आरिफ अलवी साहब के बयान की बात की, आज मुझसे किसी ने सवाल पूछा आरिफ अलवी साहब ये, तो मैं कहूँ जी PTI में देयर आर कपल ऑफ पीपल दे आर रियली स्पॉयलर्स। वो स्पॉयलर हैं, उनकी दुकान से तब तक चमकती है जब तक इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं, क्योंकि जब वो जेल के बाहर जाएंगे तो काफ़ी लोगों की दुकानें शायद बंद होने के चांसेस हैं। अलवी साहब भी उन्हीं में शामिल हैं? मैं नहीं समझता था, मुझे एक संजीदा शख्स लगते थे, लेकिन आप अभी से बैठ के फिर भड़कियाँ मार रहे हैं कि जी मुज़ाकरात की जरूरत नहीं है, खान साहब 10 दिन में आ रहे हैं, 15 दिन में आ रहे हैं। इन सबको सिर्फ शायद एक ये है कि जी कि अगर कोई किसी मुल्क में किसी प्रेसिडेंट ने अगर कोई हलफ उठा लिया तो उसका पहला ऐलान ही होगा कि वो आके इमरान खान को आके रिहा करेंगे। ये वही लोग उम्मीद बांध के बैठे हुए जो कहते हैं जी हम कोई गुलाम नहीं है। ये वही लोग उम्मीद बांध के बैठे हुए जो कहते हैं कि जी हम पर कोई भी फॉरेन पॉलिसी नहीं आ सकती, इम्पोज की जा सकती, और हमारी जो है वो आज़ादाना पॉलिसी, हम आज़ाद कौम हैं, हम आज़ाद नेशन हैं,
हम पे कोई मुल्क इन्फ्लुएंस क्यों करें? आज पूरे उनकी पूरी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एक मुल्क में जो है वो मिन्नतें और तरले कर रही है कि बराए मेहरबानी जो है हमारे लीडर की रिहाई करो। किस कानून के तहत आप किसी मुल्क से मदद मांग रहे हो, रिहाई करो? और आपको क्या मॉरल अथॉरिटी है? आज आप अपने आप को बड़ी इस्लामोफोबिया और उसकी बातें करने वाले और मदीने की रियासत करने वाले आज क्यों किसी मुल्क में जाके मिन्नतें करनी पड़ रही उनको कि जी हमारे मुल्क में हमारे लीडर को रिहा करवाओ? तो मतलब ये चीज़ पीटीआई इज गोइंग टू बी एक्सपोज डे बाय डे। और अनफॉर्चुनेटली जितना भी वो नैरेटिव दे हैव क्रिएटेड वो बहुत बुरे तरीके से मैं समझता हूँ कि उनका वो एक्सपोज हो रहा है एंड मॉरल अथॉरिटी दे आर गोइंग टू लूज इट। और इस वक्त एक तरफ जी जी मैं एक सवाल करना चाह रही हूँ शर्जील साहब, एक दो सवाल जो मैं चाहती हूँ आपसे पूछना। एक तो ये कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि वो एक्सपोज तो हो रहे हैं, लेकिन अल्टीमेट चॉइस भी तो इस वक्त गवर्नमेंट के पास कोई नहीं है ना, मुज़ाकरात तो करना। देखिए ऑपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है, अब उसको आप बाहर रखकर भी सिस्टम से कैसे चल सकते हैं? दूसरा ये कि पहले तो एक ही उनका आलाप था कि इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, अब वो कह रहे हैं कि चलें हुकूमत से बात करनी है। तो आपको लगता है कि वो भी संजीदा हैं या वो भी सिर्फ टाइम गेन करना चाह रहे हैं एज अपोजिशन पार्टी, और जो डिमांड वो कर रहे हैं कि जुडिशल कमीशन बनाएं, सबको रिहा करें, आपको लगता है ये इतनी आसान शराइत है जिसके ऊपर बात कर सकती है हुकूमत? देखिए मैं समझता हूँ कि इस वक्त हुकूमत संजीदा है और मैं समझता हूँ कि इस वक्त पीटीआई का जो थिंक टैंक है वो डबल गेम खेल रहा है। वो एक तरफ इंटरनेशनल लॉबियस्ट और हमारे जो इसराइली लॉबियस्ट को यूज़ कर रहा है कि पाकिस्तान पे इंटरनेशनल प्रेशर डालो कि इमरान खान को रिहा किया जाए। ये उनका एक विंग ये काम करे, दूसरा विंग कह रहा है कि नहीं यार कि गवर्नमेंट को भी इंगेज करो ताकि गवर्नमेंट को भी हम डायलॉग में वो मुलविस रखें। ठीक, डायलॉग में मैं कहता हूँ कि हमारी पार्टी और हम चाहते हैं डायलॉग हो और इस मसले का हल पाकिस्तान की सरजमीन पे ही हल होना है। ये भी मैं बता दूँ, इस मसले का हल किसी और मुल्क के किसी भी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में या कोई शाही फरमान के जरिए इसका मसला हल होगा, ये पाकिस्तान की सरजमीन में ही हल होगा। तो इसके लिए डायलॉग तो हम सब चाहते हैं डायलॉग हो, लेकिन पीटीआई उसकी कॉस्ट पर जो ब्लैकमेल कर रही है स्टेट को, अब वो हुकूमत को ब्लैकमेल नहीं कर रहे, वो स्टेट को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान पे खुदा न खास्ता हम कोई जे करके दे देंगे, हम पाकिस्तान में कोई पाबंदियां लगवा देंगे, हम पाकिस्तान के ऊपर कोई खुदा न खास्ता कोई हमला करवा देंगे, हम मतलब वो कौम को कभी आईएमएफ से हम अपनी शराइत बंद करवा देंगे, मतलब आईएमएफ को खत लिखना, सारे उनकी जितनी भी सारी चीजें हैं वो सारी तसलसल हैं और बैक टू बैक। इससे वो मैं समझता हूँ कि वो उस वक्त पूरे पाकिस्तान की कॉस्ट पर ये पूरी लड़ाई लड़ना चाहते हैं। लेट देम, वो उनका राइट है जब करें, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह स्टेट भी मजबूत है, गवर्नमेंट को भी इतना बड़ा कोई धचका नहीं है और पीटीआई को डायलॉग के जरिए ही आगे लेके चलना चाहिए और पीटीआई को भी चाहिए कि सिर्फ डायलॉग पे यकीन रखें, दूसरी तीसरी कुव्वतों की तरफ जो है ना वो मिन्नतें तरले करना छोड़ दें। सही। अच्छा से लास्ट मिनट है, मुझे ये फरमा दीजिएगा कि पीपल्स पार्टी और हुकूमत इनके जो डायलॉग हैं, आप आने वाले दिनों में देख रहे हैं कि चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी? क्योंकि अगर पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट के साथ ना हो तो बड़ा मुश्किल होगा इस गवर्नमेंट के लिए सर्वाइव करना। देखिए पीपल्स पार्टी अपने मुतालबात मनवाना चाहती है, हमें ये पता है कि हमारे बगैर बिल्कुल हुकूमत नहीं चल सकती। हम हुकूमत को ब्लैकमेल किए बगैर कहते हैं कि बराए मेहरबानी कि हम आपको कोई ना थ्रेट करते हैं ना ब्लैकमेल करते हैं, जो हमारे जायज़ मुतालबात हैं, जो हमसे कमिटमेंट्स हैं उनको पूरी कीजिए। ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया शर्जील इनाम हमारे साथ मौजूद थे। सीनियर सूबाई वजीर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी हैं। यकीनन बड़ी क्लियर पॉलिसी के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी न सिर्फ ये कि मुज़ाकरात खुद भी कर रही है बल्कि ये भी चाहती है कि अपोजिशन की बड़ी जमात उनसे मुज़ाकरात करे। एक मुख्तसर वक्फा और उसके बाद जहाँ हमने अपोजिशन की बड़ी जमात की बात की है, वहीं 9 मई के हवाले से जिन लोगों को सज़ाएँ हुई हैं उसके बाद इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उसकी बाज़गर्स पाकिस्तान के अगेंस्ट अभी तक सुनाई दे रही है। अमेरिका से भी किसी किस्म का बयान आया है, इसके ऊपर कुछ मज़ीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जहां एक तरफ पाकिस्तान अपने अंदरूनी मामलात में उलझा हुआ है, वहीं बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़े मसाइल की वजह से पाकिस्तान को कई स्टेजेस के ऊपर हज़ीमत या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ख़ास तौर पर 9 मई के ट्रायल के हवाले से जो इंटरनेशनल कम्युनिटी में जिस किस्म का रद्द-ए-अमल आ रहा है, उसके बाद लगता ही है कि पाकिस्तान को एक मजबूत और जामे पॉलिसी बयान देने की ज़रूरत है। दफ्तर ख़ारजा की तरफ से ऐसा किया तो गया है, लेकिन अब देखना होगा कि आया इससे बैनुल-अक़वामी बरादरी किसी हद तक मुतमईन होती नज़र आती है या फिर नहीं। ख़ास तौर पर हमने देखा कि यूरोपीय यूनियन के बाद बरतानिया और फिर अमेरिका की तरफ से जो पाबंदियों की बात की जा रही है, जो बयानात आ रहे हैं, उसके बाद यकीनन
पाकिस्तान को एक वाज़ेह पॉलिसी पेश करना बड़ा ज़रूरी होगा। इसी के ऊपर बात करेंगे। बात करने के लिए साहब अशरफ जहांगीर काजी साहब मेरे साथ मौजूद है। काजी साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। सर फरमाइएगा कि पहले बरतानिया, फिर अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, ये तमाम ममालिक आखिर पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं? न सिर्फ अमेरिका है बल्कि ये जितने मगरबी ममालिक हैं सब ने बयान दिए हैं। अमेरिका और वलायत और शायद फ्रांस और EU की तरफ से स्टेटमेंट्स आए हैं। सर मुझे बताइएगा कि वैसे पाकिस्तान की तरफ से जो अभी कुछ दिनों पहले अमेरिका ने कुछ पाबंदियां भी आयद की हैं पाकिस्तान के ऊपर, तो उस पर वजीर आजम साहब ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान के ऊपर इस किस्म की पाबंदियां गलत आयद की जा रही हैं, ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। इस पर आपकी क्या राय है? इसके बारे में हमारा जो मौक़िफ़ है वो गलत नहीं है, क्योंकि हमारा मौक़िफ़ ये है कि ये जो हम मिसाइल डेवलपमेंट कर रहे हैं ये अपनी दिफा के लिए है। किसी मुल्क के खिलाफ हम वो नहीं कर रहे हैं, अपनी दिफा के लिए है। और आप जानते हैं कि पाकिस्तान का जो नंबर 1 ये नहीं क्या उसे कहूँगा, दुश्मन तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो जिसके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं वो हिंदुस्तान है, जिनके साथ लड़ाइयाँ हुई हैं। जी जी। तो हिंदुस्तान का अगर आप देखें, अंडमान आइलैंड्स जो है वो बहुत दूर है पाकिस्तान से, तो अगर वहाँ से कोई हमला होता है पाकिस्तान से तो उसके जवाब देने के लिए भी आपको लॉन्ग रेंज मिसाइल बनाने की कोशिश होनी चाहिए और उसका हक आपको है। और अगर अमेरिका कहे ये फासला इतना ज़्यादा है कि ये अमेरिका तक पहुँच सकता है, तो मैं समझता हूँ कि ये कोई सही आर्गुमेंट नहीं है, सही दलील नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने कहा है कि आपके साथ हमारे ताल्लुकात ऐसे हैं कि हम आपके खिलाफ क्यों मिसाइल बनाएंगे, हम तो आपके हामी रहें, आपके हलीफ रहें, और हमारे वो ताल्लुकात जो हैं वो दोस्ताना है, अच्छे हैं, तो हम आपको बिल्कुल किसी तरह भी दुश्मन नहीं समझते और आपके लिए तो हम कोई मिसाइल वगैरह नहीं बना रहे हैं। तो पाकिस्तान का मौक़िफ़ यहाँ जायज़ है, बिल्कुल सही। सर आखिर में फरमाइएगा कि वैसे आपके ख्याल में बयान से हट के दफ्तर ख़ारजा के पाकिस्तान और क्या कर सकता है बैनुल-अक़वामी बरादरी को खामोश कराने के लिए कि वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में इंटरफेयर ना करे? इसके अलावा किसी और प्लेटफॉर्म को आप समझते हैं पाकिस्तान इस्तेमाल कर सकता है? जी, वो नहीं मानेंगे कि वो अंदरूनी अफेयर में वो इंटरफेयर कर रहे हैं। वो ये कहेंगे कि हर मुल्क जो यूनाइटेड नेशंस से आता है वो यूनाइटेड नेशंस चार्टर के मुताबिक उनका वो नेशनल पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी, ओवरऑल पॉलिसी होनी चाहिए। और जब वो देखते हैं या महसूस करते हैं कि उसके खिलाफ वर्जी हो रही है तो वो जरूर बात करेंगे। और तो वो इसको यानी कि अंदरूनी मामलात में दखलंदाजी नहीं समझते, हम समझते हैं, लेकिन वो हमारे साथ मुवाफिक नहीं है इस मौजू पर। और दरअसल इसका हल ये है कि पाकिस्तान में अगर गुड गवर्नेंस आ जाए और सही मानों में डेमोक्रेसी आ जाए, ये जितने गिले शिकवे हैं ये खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। अशरफ जहांगीर काजी साहब साबिक सफ़ीर मौजूद थे। एक मुख्तसर वक्फा और उसके बाद जहां हमने पाकिस्तान के दिफाई इशूज़ के ऊपर बात की है, वहीं फाफिन के आने वाले एक सर्वे के ऊपर बात करेंगे जिसमें पोलिटिकल पार्टीज़ की इन इंतखाबात में स्टैंडिंग क्या है, इसके ऊपर कुछ उनसे जानेंगे एक मुख्तसर वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जहां एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसी जमात बात कर रही है कि मिड टर्म इंतखाबात होने चाहिए, JUIF जैसी जमात नए इंतखाबात का तकाजा कर रही है, वहीं ये भी जानना ज़रूरी है कि फरवरी 2024 में होने वाले इंतखाबात से बहुत सी ऐसी नई तब्दीलियाँ भी आएँ जो कि नंबर्स के लिहाज से बड़ी मुख्तलिफ हैं। जहाँ एक तरफ हम ये कह सकते हैं कि ख़वातीन ने बड़ी तादाद में वोट डाले, वहीं हम ये भी कह सकते हैं कि माजी में वो जमातें जो कि ज़्यादा कामयाब हुई किसी हद तक वो पीछे नज़र आती हैं और कई ऐसी जमातें हैं जिन्होंने माजी में इतनी कामयाबी हासिल नहीं की, लेकिन इस मरतबा के इंतखाबात में उनको ज़रूरत से ज़्यादा वोट पड़ा। यकीनन 2024 के इंतखाबात में बहुत सी चीज़ें तब्दील हुई और इसी हवाले से एक मुनफरिद किस्म का सर्वे फाफिन की तरफ से किया गया है, जो कि इस किस्म के डेटा को कलेक्ट करने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। और इस सर्वे में ये कहा गया है कि जो 2024 के इंतखाबात थे उसमें 3 जमातें, जिसमें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शामिल हैं, उन्होंने अपने हिस्से से ज़्यादा नशस्तें हासिल की। अब ये कैसे मुमकिन हुआ और किस तरीके से सर्वे कंपाइल किया गया है, यकीनन अगर 2024 के इंतखाबात को समझना है तो इस सर्वे को भी समझना बड़ा ज़रूरी होगा। और इसी के ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ फाफिन से ही नेशनल कोऑर्डिनेटर रशीद चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये फरमाइएगा सर कि वैसे तो इंतखाबात के ऊपर PTI ने भी रिजर्वेशंस का इजहार किया था और नताइज पे पीपल्स पार्टी ने भी अपने रिजर्वेशंस का इजहार किया था, यहाँ तक कि मुस्लिम लीग नून भी बहुत से नताइज को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी इस इलेक्शन में। लेकिन अब आपकी तरफ से जो सर्वे किया गया है इसका क्राइटेरिया क्या है और इससे क्या मुराद है कि ये इन तीनों बड़ी पार्टीज़ ने जो कि हुकूमत और अपोजिशन में हैं अपने नंबर से ज़्यादा नशिस्तें हासिल की हैं?
जी, थैंक यू सना। एक तो ये सर्वे नहीं है, ये हमारी रिसर्च है। ये जो इलेक्शन के स्टैटिस्टिक्स हैं, जो आदाद-ओ-शुमार हैं, किस पार्टी ने कितने वोट लिए, किस हलके में, किस डिस्ट्रिक्ट में, किस सूबे में, ये उसका एक एनालिसिस है। उस एनालिसिस से ये ज़ाहिर होता है कि पाकिस्तान की 3 बड़ी पार्टीज़ जो हैं, पीटीआई, पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी, और एक और जमात जमीयत उलमा इस्लाम और एमक्यूएम, ये किस तरह की जमातें हैं जो जिन्होंने वोट शेयर के हिसाब से ज़्यादा सीट्स ली हैं। और इसकी वजह ये है कि उनकी जो सपोर्ट है वो बहुत ही कॉम्पैक्ट जियोग्राफिकल लोकेशंस में है। मसलन ऐसी जगह पे है, क्योंकि ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, तमाम उम्मीदवार इलेक्शन लड़ते हैं, जिस उम्मीदवार का एक भी वोट बाकी उम्मीदवारों से ज़्यादा हो वो जीत जाते हैं। तो इन पार्टीज़ का जो सपोर्ट बेस है वो जियोग्राफिकली बड़ा कॉम्पैक्ट है। फॉर एग्जांपल आप देखें, खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई ने 38% वोट लिया है प्रोविंशियल असेंबली में, लेकिन वहाँ की 75% नशिस्तें वो जीत गए हैं। इसी तरीके से पीपल्स पार्टी ने कुछ 46% वोट लिया है सिंध में, आम जो टोटल वोट्स जो पोल हुए हैं, लेकिन वो भी कोई 3/4 टाइप जो सीटें हैं, 2/3 से ज़्यादा वो वहाँ पे जीत गए हैं। ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में, ये डेमोक्रेसी का जो हमारे यहाँ मॉडल है उसमें ये मुमकिन होता है और हो सकता है। उसके मुकाबले में आप देखें कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है, जिसने 29 लाख वोट लिए हैं, लेकिन उन्हें कोई नेशनल असेंबली की नशिस्त नहीं मिली। लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम ने 22 लाख वोट लिए हैं, तो उन्होंने 6 नशिस्तें जीत ली हैं। तो ये इस वजह से होता है कि आपकी जो सपोर्ट है वो बिखरी हुई नहीं है। अगर वो किसी पार्टी की सपोर्ट बहुत एक ख़ास जियोग्राफिकल पॉकेट में है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा नशिस्तें हैं, मसलन जिस पार्टी के पास कराची में बहुत सपोर्ट है, तो वो बहुत नशिस्तें हासिल कर सकते हैं अपने ओवरऑल वोट शेयर जो पाकिस्तान का अगर मिला के देखें तो उस हिसाब से। तो ये ट्रेंड वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है। पिछले 3 इलेक्शंस में पाकिस्तान की जो सियासत है वो इंक्रीजिंगली 3 पार्टीज के गिर्द घूम रही है। 65% वोट लिए थे इन तीनों पार्टियों ने 2013 में, 69% वोट लिए थे इन तीनों पार्टियों ने 2018 में, और अब भी 68% वोट लिए हैं। और उसमें जो इंडिपेंडेंट्स की और जो छोटी पार्टियों की सीट हासिल करने की शरह है वो कम हो रही है। और ये कंसोलिडेशन ऑफ डेमोक्रेसी में ये होता है कि बड़ी पार्टियां जो हैं वो उनका वो बढ़ जाता है। लेकिन अभी भी ये फ़र्क है कि फॉर एग्जांपल प्रोविंशियल असेंबली के जो पीटीआई ने 1 करोड़ 80 लाख वोट लिए हैं कौमी असेंबली के हलकों में, लेकिन उन्होंने 1 करोड़ 53 लाख वोट लिया है सूबाई असेंबली के हलकों में। तो ये फ़र्क है कि अब अभी सूबाई असेंबली में जो इलाकाई पार्टियां, जो छोटी जमातें, जो इंडिपेंडेंट्स, वो काफ़ी रेलेवेंट हैं बनिस्बत कौमी सियासत में। जी। अच्छा, ये फरमाइएगा सर कि 2018 से भी आपने कंपैरिजन किया है इलेक्शंस का, तो हम क्या समझें, क्योंकि जिस तरह कुछ पार्टियों ने ये कहा था कि हमने 2018 में ज़्यादा वोट हासिल किया और 2024 में, तो आपके ख्याल में अगर उस फिगर को कंपेयर किया जाए 2 इलेक्शंस के, तो फिर ये तीनों बड़ी पार्टियाँ कहाँ स्टैंड करती हैं? तीनों पार्टियों ने, देखें, पीटीआई ने भी अपना वोट बढ़ाया है, 1 करोड़ 60 लाख से 1 करोड़ 80 लाख पे गए हैं। जो नॉन लीग है उसने भी अपना वोट बढ़ाया है, 1 करोड़ 40 लाख के करीब है था उनका, अब 1 करोड़ 40 लाख के करीब है। 82 लाख है पीपल्स पार्टी का। तो वोट तीनों पार्टियों का बढ़ा है। वोट इसलिए भी बढ़ा है कि इस दफ़ा नए वोटर बहुत आए हैं, और इन तीनों पार्टियों ने अपना वोट भी बढ़ाया है और अपनी जो शेयर है लेकिन सीट्स का, वो मसलन पंजाब में 1 परसेंटेज पॉइंट पीटीआई आगे है कौमी असेंबली के हलकों में, लेकिन सूबाई असेंबली के हलकों में 1 परसेंटेज पॉइंट नॉन लीग आगे है। तो नॉन लीग की पंजाब में हुकूमत बन गई है पीपल्स पार्टी के साथ मिलके। तो ये सूबाई और कौमी में जो तफावत है, फ़र्क है कि मसलन किसी पार्टी ने कौमी में, आप ये कह सकते हैं कौमी में ज़्यादा जोर लगाया है, किसी ने सूबाई में ज़्यादा जोर लगाया है। लेकिन ये हमारे वोटर की चॉइस भी है कि बाज़ औक़ात वो कौमी सीट पे किसी एक पार्टी को जितवाना चाहते हैं और सूबाई असेंबली की नशिस्त पे वो किसी और को जितवाना चाहते हैं। तो उम्मीदवारों का उसमें असर होता है। बहुत सारे इलाकाई उस खास हलके के अपने जो अवामिल है वो इसमें बहुत रोल प्ले करते हैं। लेकिन तीनों पार्टियों ने अपना वोट शेयर बढ़ाया है। अगरचे उनका प्रोपोर्शन ऑफ सीट्स जो है वो पीटीआई लार्जेस्ट पार्टी है, लेकिन बहुत ज्यादा सीटें नहीं जीत पाई। दूसरे नंबर पे नॉन लीग है, तीसरे नंबर पे पीपल्स पार्टी है, और इसी तरह चौथे नंबर पे दूसरी वोटों के हिसाब से टीएलपी बनती है, लेकिन सीटों के हिसाब से जमीयत उलमा इस्लाम है। तो जी बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया रशीद चौधरी साहब सर आपकी कॉम्प्रिहेंसिव
इनका खास तौर पर जो रिसर्च की गई है फाफिन की तरफ से, उसमें नेशनल कोऑर्डिनेटर फाफिन रशीद चौधरी साहब बता रहे थे यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और नून लीग ये बड़े 3 स्टेक होल्डर्स हैं जो 2018 में भी रहे, लेकिन कुछ ऐसी जमातें भी हैं जिन्होंने 2024 में बेहतर परफॉर्म किया, लेकिन अकॉर्डिंग टू द सर्वे शायद वो इतने स्कैटर्ड नंबर्स थे कि वो सही मायनों में कामयाब होकर कौमी या सूबाई असम्बली की नशिस्तों तक नहीं पहुँच सकी। बड़ा दिलचस्प सर्वे है, लेकिन अब देखना होगा कि इसको एनालाइज करके ये पॉलिटिकल पार्टीज़ अगले इलेक्शन में किस तरीके से कदम रखती हैं। इसी नोट के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।